डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एफएमओ की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे वित्तीय बाजार की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल मार्केट, जिसमें हमने बात की थी मुद्रा बाजार की। मुद्रा बाजार की बात की थी। आज हम बात करेंगे संगठित के अंदर मुद्रा बाजार की बात की थी। लास्ट वीडियो में बात की संगठित और असंगठित, संगठित के अंदर मुद्रा बाजार की बात की थी। आज हम बात करेंगे संगठित के अंदर पूंजी बाजार की, कैपिटल मार्केट की। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था, मुद्रा बाजार शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए है और पूंजी बाजार जो है, कैपिटल मार्केट जो है, ये लॉन्ग टर्म लोन के लिए है। इसके लिए है लॉन्ग टर्म। एक साल तक के जो लोन लेने हैं वो मुद्रा बाजार से मिलते हैं। एक साल से ज्यादा का अगर लोन लेना है तो आपको क्या मिलता है, कहां से मिलेगा? कैपिटल मार्केट से। कैपिटल जैसे इससे नाम से पता चल रहा है, पूंजी, कैपिटल। पूंजी आपको कहां से मिलती है? आप अगर आप बड़ी कंपनी खोल रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं कंपनी वगैरह की बात कर रहे हैं, तो आप कैसे कर सकते हो? या तो आप लोन लोगे या किसी को मार्केट के अंदर शेयर बेचोगे, ठीक है ना। शेयर से आप कर सकते हो या फिर आप कहीं से लोन लोगे। अब उसको डिस्कशन अपन बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। तो कैपिटल मार्केट के अंदर जनरली इक्विटी, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, जो जिसके थ्रू आप क्या करते हो? कैपिटल जनरेट करते हो या पूंजी का निर्माण करते हो। अब पूंजी बाजार की बात करें तो पूंजी बाजार दो तरह के बाजार होते हैं। पहला होता है प्राथमिक बाजार, जिसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक या सहायक बाजार, जिसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी, या प्राथमिक या सहायक बाजार, ठीक है, इसको कहा जाता है। अब होता क्या है प्राथमिक बाजार की बात करें तो इसके अंदर क्या चीज होती है? आईपीओ। आईपीओ क्या चीज है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब शुरुआत के अंदर जो पब्लिक आप ऑफर देते हो। तो सिंपल सा चीज याद रखो आपको, प्राथमिक मतलब क्या हो गया? पहला। और यहीं पे चीज क्या होती है? नई प्रतिभूतियों का बाजार है, न्यू सिक्योरिटीज मार्केट। जब कोई कंपनी पहली बार कोई नए शेयर्स, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स मार्केट में इशू कर रही है पहली बार, ठीक है, सबसे फर्स्ट है, तो वो किसके अंदर जाएगा? प्राथमिक बाजार के अंदर जाएगा, प्राइमरी मार्केट में जाएगा। अगर आप बात करते हैं प्रतिभूतियों का, सिक्योरिटीज का, तो इसके अंदर आ गया, इसमें इक्विटी आ गया। और वित्तीय दावों का बात करें तो अपन डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स। तो कुल मिला के आपको याद ही रखना है, प्राथमिक बाजार में दो बाजार होता है, जिसमें नए शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स इश्यू किए जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? प्राथमिक बाजार कहते हैं। नई प्रतिभूतियों या नए वित्तीय दावों का जो बाजार है, उसी को आप क्या कहते हैं? जब आप पहली बार कोई शेयर इश्यू कर रहे हैं मार्केट के अंदर, डिवेंचर्स इश्यू कर रहे हैं, बॉन्ड्स इश्यू कर रहे हैं, तब उसको किस मार्केट में बेचा जाएगा? न्यू प्राथमिक बाजार या प्राइमरी मार्केट के अंदर। दूसरा आता है सेकेंडरी। जैसा पता चल रहा है इसमें नया था, इसमें कैसा होगा? जो मार्केट में पहले से विद्यमान है, एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है ना। मेरी कोई कंपनी है, मान लीजिए जैसे रिलायंस, आपको शेयर खरीदना है तो रिलायंस ने शेयर काफी सालों से इश्यू कर रखे हैं मार्केट के अंदर, ऐसा नहीं कि आज की है। तब आप अगर उस शेयर को खरीदना या बेचना चाह रहे हैं तो आपको किसमें जाना पड़ेगा? सेकेंडरी मार्केट में। ऐसे शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स जो ऑलरेडी मार्केट में सेल हो चुके हैं या खरीदे या बेचे जा चुके हैं, उनको वापस से खरीदने बेचने के लिए जिस मार्केट में आप जाओगे वो मार्केट क्या कहलाएगा? आपका सेकेंडरी मार्केट, द्वितीयक बाजार, सहायक बाजार। जहाँ पे पुराने जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, विद्यमान है पहले से, ऐसे प्रतिभूतियों को या ऐसे सिक्योरिटीज को जो सेल आउट किया जाता है या परचेज किया जाता है, वो किया जाता है द्वितीयक या सहायक बाजार में। अब इसके कुछ टाइप्स है, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे टूल्स कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो, इसके जो पार्ट्स हैं वो इसके क्या आता है? सबसे पहला आता है इक्विटी बाजार। इक्विटी मतलब समझते हो आप? इक्विटी किसके लिए कहता है? शेयर्स के लिए। जनरली जब आप मार्केट में शेयर्स खरीद रहे बेच रहे हैं, ऐसे शेयर्स जो मार्केट में पहले से खरीदे बेचे जा चुके हैं, उन बाजार में अगर आप शेयर खरीदना चाह रहे हैं बाजार के अंदर जाके, तो वो कहाँ खरीदे बेचे जाएंगे? इक्विटी बाजार के अंदर, इक्विटी मार्केट के अंदर। सिर्फ शेयर्स की बात कर रहा हूँ। जब आप शेयर खरीदने जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जिस मतलब खरीदना वहीं पे, सिर्फ देखो कंफ्यूज मत होना, खरीदोगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है वहीं पे खरीदोगे आप, ये बात सही है। आप खरीदोगे कहाँ पे? किसी और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही खरीदोगे, मार्केट के अंदर ही खरीदोगे, बेचोगे, बट उसको एक टेक्निकल लैंग्वेज में कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको तो वो काम करना है। जैसा आप डीमैट अकाउंट खोला और आपने जाके सीधा परचेज सेल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब सेबी की बात करें या स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो आपको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देती है, अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर देती है।
तो वो क्या कहती है, जब आप शेयर खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो वो उनके लिए क्या हो गया, इक्विटी बाजार, जहां पे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। दूसरा आता है आपका बॉन्ड बाजार, बॉन्ड मार्केट। ये क्या होते हैं, जैसे सिंपली अगर आप बात करें तो बॉन्ड और डिबेंचर्स एक ही माना जाता है, एक ही तरह के होते हैं, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का लोन है। और सबसे पहले बात करते हैं शेयर्स और डिबेंचर से बॉन्ड्स में क्या फर्क होता है। देखो सिंपल सी बात है, मान लो कंपनी है, मेरी कंपनी है, मैं 4 जनों 7 जनों ने मिलकर मैंने पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना, 10 जनों ने मिलकर एक पब्लिक कंपनी खोली है। अब मेरा क्या मानना है, मेरा ये मानना है कि हमारे पास मान लो कि भाई जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 1000 रुपये की हमारी कैपिटल है, हमको जरूरत है। अब हमारे पास 900 रुपये इकट्ठे हो गए, 900 रुपये हम 10 लोगों ने मिलकर इकट्ठे कर लिए, बट 100 रुपये 10% मैं इकट्ठे नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे पास 2 ऑप्शन बचेंगे। पहला ऑप्शन तो बचेगा मैं किसी और पर्सन को उसके अंदर मेंबर बना दूं, शेयर होल्डर बना दूं, मेरा मतलब पार्टनर बना दूं, और 10% जो बचा हुआ 100 रुपये जो बचा हुआ है, मेरे पास 900 थे, बचे हुए 100 रुपये हैं, ये किसी और से मार्केट से ले लूँ, किसी और पर्सन को बेच के। तो इससे क्या होगा, वो मेरा कंपनी का मार्केट का कंपनी का मेंबर बन जाएगा, कंपनी का एक तरह से भागीदार बन जाएगा, पार्टनर बन जाएगा, और मुझे जो भी प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं उसके साथ शेयर करने पड़ेंगे, हो सकता है। तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्या करूँगा, शेयर्स इश्यू करूँगा। और मुझे लगता है कि नहीं, मैं किसी को भागीदार क्यों बनाऊँ, हम जो लोग 10 लोग दोस्त हैं, हम दोस्त या भाई है, जो भी है, हम साथ नहीं करना चाहते, इसके अलावा तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, तो मैं क्या करूँगा, एज ए लोन मार्केट में अप्लाई करूँगा। और मार्केट में अप्लाई करने के 2 तरीके, या तो मैं बैंक से लोन लूँगा या किसी पर्सन से लोन लूँगा। तो बैंक से लोन लेता हूँ तो लोन ही है, बट अगर मैं किसी पर्सन से लोन लेता हूँ, इक्विटी जैसे शेयर बेचे जाते हैं, बॉन्ड डिबेंचर्स भी बेचे जाते हैं, तो जब मैं किसी पर्सन से लोन लेता हूँ तो वो क्या कहलाएगा, बॉन्ड या फिर डिबेंचर्स के रूप में जाएंगे, जिसपे फिक्स इंटरेस्ट रेट दी जाती है, एक निश्चित रूप से ब्याज दिया जाता है, उसी को अपन कहते हैं बॉन्ड मार्केट, जिसमें डिबेंचर्स और बॉन्ड्स आते हैं, ठीक है। डिबेंचर बॉन्ड में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, डिबेंचर बॉन्ड में छोटा सा डिफरेंस है, दोनों यही चीज है, दोनों लॉन्ग टर्म लोन के लिए यूज किए जाते हैं, बट बॉन्ड की जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होती है। क्यों, कि बॉन्ड सिक्योर्ड लोन होते हैं, सिक्योर्ड समझते हो ना, सुरक्षित और असुरक्षित। मतलब बॉन्ड के अंदर क्या होता है, जैसे अगर मान लो कि होम लोन लिया मैंने या कार लोन लिया, अब मैं अगर उसका लोन का किस्त नहीं भर रहा हूँ तो क्या होगा, मेरा मकान या जो कार जिस पर मैंने लोन लिया उसको कंपनी बेच के अपना पैसा चुकता कर सकती है। बॉन्ड के अंदर किसी चीज होती है, अगर आपने बॉन्ड खरीदा है किसी कंपनी का और कंपनी डिसोल्यूशन में आ जाती है, कंपनी बंद होने में आ जाती है, कंपनी का खत्म होने का आ जाती है, तब क्या होता है, बॉन्ड अगर मेरे को प्रॉपर्टी को कंपनी पेमेंट नहीं करती तो मैं उसकी प्रॉपर्टी बेच के अपना पैसा पूरा कर सकता हूँ। बट डिबेंचर में ऐसा होना कंपलसरी नहीं है, डिबेंचर सुरक्षित भी हो सकते हैं और असुरक्षित भी हो, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों लोन मिलते हैं। अनसिक्योर्ड होगा तो डिबेंचर में मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, सिक्योर्ड होगा तो इंटरेस्ट कम मिलेगा, ये थोड़ा बेसिक डिफरेंस है। फिर अगला आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई के बारे में पता ही आपको, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1992 के अंदर, ठीक है। इससे पहले मार्केट के अंदर अभी कितने 23 स्टॉक एक्सचेंज जनरली अगर मार्केट में बात करें तो अपने इंडिया के अंदर कितने स्टॉक एक्सचेंज है, 23, जिसमें अपना अगर बात करें राजस्थान की तो जयपुर स्टॉक एक्सचेंज है, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज है, इस तरह से करके 23 स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग मार्केट में चल रहे हैं। बट सबसे ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज चलते हैं तो कौन सा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा खरीदा और बेचा जाता है सिक्योरिटीज को। जो NSE है इसके क्या कहता है, निफ्टी, निफ्टी, और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका क्या कहता है, सेंसेक्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज जो भी 23 कह दो, आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लो, तो ये सब इसके अंदर क्या होते हैं, ये भी इसके पार्ट है जहाँ पे आप माल को सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जा सकता है। तो मैंने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में साथ में समझा दिया। अगला पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज, OTCE, ओवर द काउंटर एक्सचेंज। ये छोटी कंपनियों के लिए या जो मिड कैप, जिसको शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, छोटे कैपिटल चाहिए थी या मिड कैपिटल चाहिए थी, उन कंपनीज के लिए जिनको ज्यादा बड़ा लोन नहीं चाहिए था, उनके लिए इसकी स्थापना की गई थी 1990 के अंदर। और ये उसमें पहली संस्था थी, ये भी स्टॉक एक्सचेंज ही है, ये भी स्टॉक एक्सचेंज ही है। ये एक पहली संस्था थी जो कंप्यूटराइज थी, जिसमें आपको पहले जैसा अगर आप देखो तो पहले फोन के ऊपर ओवर द एक्सचेंज सारा काम किया जाता था और उसमें बहुत समय लगता था, बट कंप्यूटराइज करने वाला सबसे पहला काम किसने किया था, ओवर द काउंटर
एक्सचेंज है। अब तो डीमैट अकाउंट और बहुत सब कुछ आ गया है, अब तो इतनी दिक्कत वैसे भी नहीं रही। बट उस समय इस चीज़ को समझते हुए ओवर द काउंटर एक्सचेंज इन्होंने चालू किया था, जो 2015 के अंदर बंद हो चुका है। 2015 में इसकी 1999 में स्थापना की गई थी और 2015 में ये ऑलरेडी बंद हो चुका है। बट आपके कोर्स में आपको थोड़ा सा बताना है। और लास्ट आता है डेरिवेटिव्स मार्केट। डेरिवेटिव्स मार्केट की स्थापना हुई थी जून 2020 के अंदर, ठीक है, अभी हुई है। इसके अंदर क्या चीज होती है? इसके अंदर क्या चीज होती है कि सबसे पहली चीज ये है कि जो डेरिवेटिव्स मार्केट है, ये सब चीज किसके लिए? फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में जाके किसी वस्तु का प्राइस क्या होगा वो निर्धारित करना है। अभी जो है प्राइस उससे मतलब नहीं है, फ्यूचर में क्या प्राइस होने वाला है उसको निर्धारित करना, ये डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर आता है किसी भी सिक्योरिटीज की। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं अपन कि मुझे लग रहा है मेरे पास कोई शेयर है 100 रुपये का, अब मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में जाकर 100 रुपये की चीज़ 150 रुपये की हो सकती है, ठीक है, मुझे लग रहा है, या कम हो सकती है, मुझे लग रहा है ना उसकी रेट 180 रुपये पे जा सकती है, सॉरी 80 रुपये पे जा सकती है। बट जो मेरा फ्यूचर में जो उससे मैं डील करता हूँ उसको लग रहा है कि नहीं यार इसकी रेट 100-150 रुपये तक जाएगी, तो हम दोनों ने क्या डील की, 120 रुपये में डील कर दी। मैं 120 रुपये बेचूंगा, मेरे को का फायदा हो जाएगा, बढ़िया 80 में जा रही है, उस रुपये 120 मिल जाएंगे। और जो मेरा बायर है वो सोच रहा है कि 150 में होने वाली है, मुझे पता है, और 120 में मिल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, फ्यूचर में फिक्स डेट कर दी, इस तारीख को मैं मार्केट में माल आपसे खरीद लूंगा। तो वो किसके अंदर आता है? डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर। जब फ्यूचर के अंदर किसी सिक्योरिटीज की रेट को पहले से प्री डिसाइड कर देते हैं, निर्धारित कर देते हैं खरीदने और बेचने के लिए। तो इससे कुछ ये सही है, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड ऑप्शन और स्वैप्स, ये इसके कुछ टाइप्स हैं जिसको पढ़ने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। फ्यूचर एंड फॉरवर्ड जो होता है, फ्यूचर में जाके या फॉरवर्ड आगे जाके क्या होगा उसके लिए ऑप्शन में है, मैं चाहूँ तो 120 रुपये में उसको खरीद भी सकता हूँ और बेच भी सकता हूँ, ठीक है। और स्वैप्स आप आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, ये वाली बात है और कुछ भी नहीं है। तो ये था आपका वित्तीय बाजार की संरचना, कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल मार्केट का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ा था। फिर भी आपको कोई इश्यू हो तो आप मुझे 17 तारीख से क्लासेस शुरू हो रही है वैसे ऑफलाइन, तब आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू।